आप सभी को नमस्कार। मैं नम्रता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो हम यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे थे हिंदी का, जिसमें हमने 2007 का पेपर कंप्लीट कर लिया है, जून का भी और दिसंबर का भी। और इस वीडियो में हम देखेंगे 2008 का दिसंबर का पेपर। 2008 का जून का हम देख चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा और दिक्कत होगा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे सारा वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा बिल्कुल क्रम से। तो चलिए हम दिसंबर 2008 का पेपर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने। 50 प्रश्न आते थे 2-2 अंक के, अब तो ज़्यादा प्रश्न आते हैं, लेकिन पहले 50 ही प्रश्न आते थे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि हिंदी भाषा का संबंध किससे है। विकल्प है शौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिम प्राकृत या प्राकृत। तो हिंदी भाषा के सबसे करीब अगर देखें तो शौरसेनी अपभ्रंश है। इसका संबंध किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। व्याख्या के साथ हम देखेंगे पूरी। तो हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है। व्याख्या है कि शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से 5 प्रमुख बोलियां जैसे खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली एवं कन्नौजी निकली। अतः हिंदी का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की 5 बोलियां विकसित हुई हैं। तो इसीलिए हिंदी भाषा का संबंध शौरसेनी अपभ्रंश से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा नंबर का। इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? ठीक, तो विकल्प दिया है पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूरजवाहर। तो पद्मावत तो सूफी काव्य की रचना है, तो यह अवधी भाषा में हो जाएगी। मधुमालती भी सूफी काव्य की है तो अवधी भाषा में, और नूरजवाहर भी है क्योंकि सूफी कवियों की भाषा ही मुख्य रूप से अवधी होती थी। एक आध दो अपवाद हैं, लेकिन अधिकतर अवधी थी इनकी भाषा। लेकिन जो कवितावली है वो तुलसीदास ने ब्रज भाषा में लिखा है, क्योंकि तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों में रचना करते थे। तो कवितावली उनकी ब्रज भाषा में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देसिल बैना सबजन मिठा। ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की, सूरदास की, कबीरदास की या विद्यापति की? तो देसिल बैना सबजन मिठा, तै तैसन जपो और हट्ठा। ये पंक्ति विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की। और भी पंक्ति देख लेते हैं तुलसीदास की, जैसे भाखा बद्ध करबी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। ये तुलसीदास की है। फिर कबीरदास का भी दिया हुआ है, क्या है? संस्कीरत है कूप जल, भाखा बहता नीर। भाषा को ये बहता नीर बताए हैं। कौन? तो कबीरदास। फिर सूरदास ने बताया है कि भयो कठोर ब्रजते भारी, रही के पापी कहाँ कियो। ये सूरदास की पंक्ति है। 4 नंबर के प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में, यह कथन किसका है? 1873 में किसी ने कहा कि हिंदी नई चाल में ढली, तो ये कहने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। व्याख्या दिया है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का ठीक परिष्कृत रूप हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 में प्रकट हुआ। इसी के संदर्भ में भारतेंदु ने कालचक्र इनका एक नाटक था, उसी में इन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में। और रामविलास शर्मा जी का कथन है कि हिंदी नए चाल में नहीं ढली। तो एक नया चीज़ आपको यहाँ मिल गया। किसने कहा है कि हिंदी नई चाल में नहीं ढली?
तो रामविलास शर्मा ने कहा है कि हिंदी नई चाल में नहीं ढली, और भारतेंदु ने कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। 5 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किस आलोचक का है? तो ये कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। शुक्ल जी ने कहा है कि आधुनिक काल में गद्य का जो आविर्भाव हुआ वो सबसे प्रधान घटना है उस काल की, तो ये शुक्ल जी ने कहा है। अगला हमारा प्रश्न है 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को लोक भाषा कहा है कि जन भाषा कहा है कि देश भाषा कहा है कि अशुद्ध भाषा? तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को देश भाषा नाम दिया है। क्या नाम दिया है? देश भाषा। विक्रम की दूसरी शताब्दी में इन्होंने अपभ्रंश को देश भाषा कहा, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। वो अपभ्रंश से अलग एक भाषा आती है जो बोलचाल की भाषा है, उसको देश भाषा कहते हैं विद्यापति, लेकिन भरत मुनि ने अपभ्रंश को ही देश भाषा का नाम दे दिया है। अगला है 7 नंबर का प्रश्न, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? तो बिल्कुल आसान प्रश्न है। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक थे। शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य। अब आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? रीतिकाल में कुछ आचार्य भी हुए, कुछ कवि भी हुए, कुछ आचार्य और कवि दोनों भी हुए, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि कौन आचार्य कवि नहीं है, वो केवल आचार्य है। तो विकल्प में है केशवदास, भिखारी दास, चिंतामणि, ब्रजवासी दास। तो ब्रजवासी दास केवल आचार्य हैं, ये कवि नहीं हैं, ये आपको ध्यान देना है, ठीक? क्योंकि भिखारी दास को आप देख के कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रीतिकाल के अंतिम आचार्य हैं वो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो आचार्य और कवि दोनों थे, केशव भी दोनों थे, चिंतामणि भी दोनों थे, लेकिन ब्रजवासी दास केवल आचार्य थे जिन्होंने ब्रजविलास 1770 ईस्वी में लिखा है। 9 नंबर का प्रश्न है, करमवीर के संपादक थे। करमवीर पत्रिका है और इसके संपादक कौन थे? शिवप्रसाद गुप्त थे, माखनलाल चतुर्वेदी थे, पराड़कर थे कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे? तो करमवीर पत्रिका 1924 ईस्वी में निकली और इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। आज पत्रिका 1920 में निकली और इसके संस्थापक थे बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। फिर है प्रताप पत्रिका जो है 1913 में निकली और इसके संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर है पत्रिका आज पत्रिका 1920 में निकली और इसके संपादक हैं शिवप्रसाद गुप्त। अगला है हमारा 10 नंबर का प्रश्न है, कुआनो नदी काव्य के रचनाकार हैं। तो कुआनो नदी काव्य है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, जो कि पहले ही ऑप्शन में हमें मिल गया, कुआनो नदी सक्सेना। बाकी विकल्प में जो दिए हैं उनकी रचना भी देख लेते हैं। तो आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय ने लिखा है, समाधि लेख श्रीकांत वर्मा ने लिखा है और प्रवाद पर्व नरेश मेहता ने लिखा है। अगला है हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? ये बताना है कि कौन महाकाव्य नहीं है। लोकायतन, रामदूत, गंगावतरण, कुरुक्षेत्र। तो लोकायतन महाकाव्य है, बिल्कुल है। रामदूत भी महाकाव्य है, गंगावतरण भी महाकाव्य है,
लेकिन जो कुरुक्षेत्र है ये खंड काव्य है। और यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक, ये कुरुक्षेत्र खंड काव्य है, महाकाव्य नहीं है। लोकायतन महाकाव्य है सुमित्रानंदन पंत का। रामदूत महाकाव्य है हरिश्चंद्र पांडे का। रामदूत को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद नहीं होगा आप लोगों को। तो रामदूत जो है महाकाव्य है हरिश्चंद्र पांडे का। गंगावतरण है जगन्नाथ दास रत्नाकर का महाकाव्य, लेकिन कुरुक्षेत्र दिनकर का खंड काव्य है। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का। प्रश्न है स्वदेश दीपक की रचना है। कौन सी रचना स्वदेश दीपक की है? आधे अधूरे तो मोहन राकेश की है। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है। बकरी तो उनका सक्सेना का है। बचा आपका कोर्ट मार्शल जो आया 1991 में, और कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक का है। जातिवाद की समस्या है इसमें, तो कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर का। प्रश्न है कि भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट की, भट्टनायक की, भट्टलोलट की कि आनंदवर्धन की? तो जो भुक्तिवाद अवधारणा है वो भट्टनायक की है। किसकी अवधारणा है भुक्तिवाद? भट्टनायक की। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद किसका है? तो भट्टलोलट का है। भुक्तिवाद भट्टनायक की है, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्टलोलट का है, अनुमितिवाद शंकुक का है, और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है, और ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन का है। तो भुक्तिवाद भट्टनायक की है। अब आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर में पूछा है उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य की रचना है? तो उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की है। इन्होंने 2 ही रचना लिखी है, एक उज्ज्वल नीलमणि और एक भक्ति रसामृत सिंधु। फिर है मधुसूदन सरस्वती की रचना देख लेते हैं। तो इनकी रचना है भगवत भक्ति रसायन। भगवत भक्ति रसायन किसने लिखा है? मधुसूदन सरस्वती ने। फिर रामानंद की रामार्चन पद्धति है, और रामानुजाचार्य का श्री भाष्य है। चलिए 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर में एक पंक्ति दी गई है और आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति बहुत मोस्ट है, ठीक, तो इसे आप लोग जिनको याद होगा सही है, जिनको नहीं याद होगा वो लोग नोट कर लेंगे अच्छे से, और नोट करके फिर याद करेंगे। बहुत मोस्ट पंक्ति है। पंक्ति है सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक करता, एक ब्रह्मा सबन का भरता। पंक्ति के रचनाकार हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है, और इसके रचनाकार मलुकदास हैं। किसकी पंक्ति है? तो मलुकदास की। क्या कहते हैं कि सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरक का एक करता, एक ब्रह्मा शबन का भरता। ये मलुकदास की है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट है। 16 नंबर पे आते हैं। 16 नंबर पे है पंक्ति भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोघन जी के कवित्व बखाने। ये पंक्ति किसकी है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखाने। तो घन जी के देख के घनानंद पे कुछ लोग तो चले जाएंगे, लेकिन भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे ये घनानंद के बारे में लिखे, उनकी ही प्रशंसा किए हैं, लेकिन ब्रजरत्न दास ने किया है उनकी प्रशंसा। उन्हें सुछंद का कवि भी कहा जाता है ना। तो भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सोघन जी के कवित्व बखाने, ये ब्रजरत्न दास की पंक्ति है। बाकी और भी पंक्ति देख लेते हैं। बोधा की जैसे में बोधा की पंक्ति है जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को।
फिर रत्नाकर की है, कुटिल कटारी है अटारी है उतंग यति, जमुना तरंग है तिहारो सत्संग है। ये रत्नाकर की है। फिर है घनानंद की पंक्ति, सोलोने श्याम प्यारे क्यों ना आवे, दरस प्यारी मरे तिनको जीवावे। ये घनानंद की है। तो नोट में दिया है कि ब्रजरत्न दास ने जो उक्त पंक्ति कही है वो घनानंद कवित्त में घनानंद की प्रशस्ति में लिखा है। अगला है 17 नंबर का, ये भी एक पंक्ति है, बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ मिल रही हैं। पंक्ति है, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल व आधा पानी है। कौन कहता है? तो ये कहते हैं सुदामा पांडे धूमिल। अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल व आधा पानी है। ये धूमिल की पंक्ति है। फिर आगे दिया है, मैं पूरी ताकत के साथ शब्दों को फेंकना चाहता हूँ आदमी की तरफ, ये जानते हुए कि आदमी का कुछ नहीं होता। फिर लीलाधर जगुड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस पर कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक जूठी थाली है। फिर कहते हैं राजेश जोशी, जादू है जादू है जादू है जादू है कविता। जादू है जादू है जादू है कविता कौन कहता है? तो राजेश जोशी कहते हैं। फिर है हमारा 18 नंबर का प्रश्न कि नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापकों में थे। तो मैंने एक दिन आपको बताया था कि इसके संस्थापक 3 थे, राम श्याम शिव। तो यहाँ 3 नहीं केवल 2 ही विकल्प दिया है, तो हम उन 2 ही में से बताएंगे। तो यहाँ राम को नहीं दिया है, राम मतलब राम नारायण मिश्र थे। ठीक, तो यहाँ पे शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास को दिया है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हिंदी पत्रिका है? अच्छा प्रश्न है। केरल ज्योति, केरल दर्शन, दक्षिण निधि, देश पोषिणी। तो हिंदी पत्रिका है केरल ज्योति। केरल ज्योति हिंदी की पत्रिका है जिसका प्रकाशन केरल हिंदी प्रसार सभा त्रिवेंद्रम के तत्वाधान में भास्करन नायर के संपादन में 1966 में प्रारंभ हुआ। तो केरल ज्योति हिंदी पत्रिका है। फिर है हमारा 20 नंबर का प्रश्न, और इस प्रश्न में पूछा है कि विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से होता था? कौन सी पत्रिका? विपाशा पत्रिका। तो विपाशा पत्रिका का प्रकाशन हिमाचल प्रदेश से होता था। कहाँ से होता था? तो हिमाचल प्रदेश से होता था। विपाशा पत्रिका भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था और यह द्वैमासिक पत्रिका है। तो आज इस क्लास में हम इतना ही देखेंगे। एक पेपर को हम 2 वीडियो में समाप्त करते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही हमें पढ़ना है। वीडियो छोटा ही रहे और आप लोग अच्छे से इसे समझ भी लें। 20 आज पढ़े तो 20 का 20 पूरा एकदम याद हो जाना चाहिए अच्छे से। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ना है, याद कर जाना है। फिर हम इस पेपर को अगले वीडियो में समाप्त करेंगे और लगभग 30 प्रश्न बचे हैं। एक पेपर में 50 प्रश्न होते थे, तो 30 प्रश्न और बचे हैं। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा 2008 दिसंबर का पेपर था जिसका ये पहला भाग हमने बनाया। फिर हम इसी का दूसरा भाग शीघ्र ही उपलब्ध होगा आप लोगों को। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा सभी के यहाँ। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।